सदर ट्रंप का सऊदीया, कतर और यूएई की दरखास्त पर ईरान पर तयशुदा हमला मौखर करने का ऐलान। अमरीकी सदर ने इंकशाफ किया है कि खलीजी ममालिक के सरबराहान की दरखास्त पर ईरान पर आज होने वाला मुजव्वज़ा फौजी हमला मौखर कर दिया। हमले के लिए तमाम तर फौजी तैयारियां मुकम्मल थीं। ट्रंप का कहना है कि ऐसा मुआहदा मुमकिन है जो अमरीका, मशरिक़ वस्ता और दीगर मुताल्लिक़ा ममालिक के लिए काबिल कबूल होगा, जिसकी सबसे अहम शर्त यह है कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ और दीगर अस्करी हुक्काम को ईरान पर फिलहाल हमला रोकने की हिदायत दे दी है। ताहम ट्रंप ने मुतनब्बे भी किया कि काबिल कबूल मुआहदा ना हो सका तो अमरीकी फौज को किसी भी लम्हे ईरान हमला कर देगी। तमाम खलीजी ममालिक ने यकीन दहानी कराई कि ईरान के साथ संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान की सालसी में अमरीका से मुज़ाकरात जारी हैं। हालिया तजावीज़ पर ईरान और अमरीका अपने जवाबात दे चुके हैं। हमारी तवज्जो जंग के खात्मे पर मरकूज़ है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि दुश्मन को जवाब देना बखूबी जानते हैं। अमरीका जान चुका है कि वो धमकियों से ईरान को दबा नहीं सकता। पाकिस्तान की सालसी में होने वाले ईरान अमरीका अब मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीका ने ईरानी तेल पर आयद पाबंदियां हटाने पर आमादगी जाहिर कर दी। अमरीका ने ईरान के 25% मुंजमद फंड्स बहाल करने पर भी इत्तफाक किया है। मुल्जिमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल केस की समाअत। अदालत ने पिंकी के जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसी कर दी। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार कहते हैं अनमोल उर्फ पिंकी और उसके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पिंकी हमारे लिए एक टेस्ट केस है और मुनशियात बेचने वालों को पकड़ना हुकूमत की अवलीन तरजीह। कराची में आइस और हेरोइन सप्लाई नेटवर्क मजीद बेनकाब। सप्लाई में मुलव्विस फौजिया बलोच का एतराफी वीडियो बयान। इंटेरोगेशन रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि मुनशियात पेशावर से इस्लामाबाद और फिर कराची, हैदराबाद और टंडो मोहम्मद जाम में यौमिया बुनियादों पर सप्लाई की जाती थी। फौजिया और उसके कारंदों को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया है। सिलेट टेस्ट पर बांग्लादेश की गिरफ्त मजबूत। पाकिस्तान पर वाइट वॉश की तलवार लटकने लगी। मेजबान टीम का पाकिस्तान को जीत के लिए 437 रन का हदफ। नाकिस बैटिंग के बाद शाहीनों की बॉलिंग भी बेअसर। मेजबान टीम दूसरी इनिंग्स में 390 रन बनाकर आउट हुई। 436 रन की मजबूरी बरतरी हासिल की। मुशफिकुर रहमान ने सबसे ज्यादा 137 रन बनाए। लिटन दास ने 69 रन स्कोर किए। खुरम शहजाद ने 4, साजिद खान ने 3 और हसन अली ने 2 विकेटें हासिल की। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ होगा और जैसे आपका दिन रहा है, जैसी उसकी शुरुआत है वैसे पूरा दिन अच्छा गुजरे। ईद उल अज़हा की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। चांद नजर आने के बाद से तो हर गली मोहल्ले में अब कुर्बानी के जानवर लाए जा रहे हैं। मवेशी मंडियों में भी खरीदारों का रश लगा हुआ है। इन सब में बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि पूरे साल बच्चे ईद उल अज़हा का इंतजार इसलिए कर रहे होते हैं कि कुछ दिन पहले उनके घर पर जानवर आ जाएगा तो उस जानवर के साथ वो थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेंगे। जी हाँ, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एहतियात भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाज़ औक़ात तो क्या रोज़ाना की ही कहानी है कि जानवर बिदक जाते हैं और उसके बाद ना सिर्फ आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं, आपके जो जानवर लाया हुआ है उसमें नुकसान पहुँच सकता है। ये सादिया। दूसरा है कि कराची में तो कल डकैती की वारदात में मासूम जानवरों को गोली मार दी। पहले जानवर चोरी होना, उसके बाद डकैती में गोली मारना। तो मुझे समझ में नहीं आता कि हम किस राह पे, किस डगर पे। बिल्कुल, ये बड़ा अफसोसनाक होता है कि आप इतनी प्यार मोहब्बत से जानवर लेकर आएँ और फिर या तो उसे कोई चुरा के ले जाए या फिर किसी डकैती में उसको मार दिया जाए। इंसानियत भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। इंसानियत के इसी पैगाम को लेकर एक काफ़िला गज़ा के लिए भी बहरहाल इमदाद के लिए जा रहा है और इतलात मिली है कि गज़ा के इमदादी काफ़िले ग्लोबल स्मूथ फ्लॉटिला को इसराइल ने रोका है और इमदादी मिशन में शामिल पाकिस्तान के समाजी कारकुन साद ईदी समेत मुतादिद बैनुल-अक़वामी कारकुनों को इसराइली फोर्सेस ने हिरासत में ले लिया है। साद ईदी जो हैं ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी के साहबजादे हैं और तुर्की के शहर मामारस से फ्रीडम फ्लॉटिला के काफ़िले के हमरा गज़ा रवाना हुए थे। उनकी वीडियो भी सामने आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर कोई ये देख रहा है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि मुझे कैद कर लिया गया है इसराइल की जानिब से। इसके साथ आयरलैंड की सदर कैथरीन कनॉली की बहन मार्गरेट
भी गजा जाने वाले इमदादी बहरी काफिले में शामिल थी, उन्हें भी इसराइली फोर्सेस ने अपनी तहवील में ले लिया है। गोज़ विदाउट सेइंग कि इसराइल किसी का लिहाज तो रखता नहीं है। बिल्कुल जी, और अब बात कर लेते हैं ज़रा उस टेस्ट की जिसमें मुमकिन तौर पर पाकिस्तान हार सकता है। टॉक अबाउट बांग्लादेश पाकिस्तान टेस्ट। सिलह टेस्ट में पाकिस्तानी शाहीन मुश्किलात का शिकार है। वन मोर टाइम, ये मेंशन करना ज़रूरी था। एनीवेज, बांग्लादेश ने कौमी टीम को जीत के लिए भाई एक बहुत ही बड़ा टारगेट दिया। थिंकिंग अबाउट द टीम के बैटिंग ऑर्डर और जिस तरह से हमारी बैटिंग चल रही है, इस लिहाज से मैं ये कह रही हूँ कि ये पहाड़ जैसा बड़ा टारगेट है 437 रन का, ये कैसे कर पाएगी हमारी टीम? बताएं फैसल। नहीं, कैसे कर पाएगी ये तो मुझे नहीं पता। कर चुकी है इससे पहले। पाकिस्तान ने ऐसे 4 मौके हैं जहाँ पे 300 प्लस चेस किया हुआ है और उसमें 3 बार श्रीलंका और 1 बार ऑस्ट्रेलिया है। जो वेन्यूज़ हैं वो पाले गौल, शारजा और कराची हैं, लेकिन ये वो वेन्यू नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ना वो ये टीम है, और तीसरी बात यह कि सबसे हाईएस्ट जो रन चेज है वो 418 है। तो देखते हैं, अल्लाह मालिक है। मैच शुरू, पाकिस्तान ने बगैर कोई विकेट खोए इस वक्त 6 रन बना लिए, तो 437 में से 6 रन माइनस हो गए, अब सिर्फ 431 रन रह गए। पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। चलिए चलते हैं अपनी टॉप स्टोरी की जानिब। इसराइल में अमरीकी असला बरदार तैयारों की आमद ने खित्ते में नई जंग के खदशात बढ़ा दिए हैं और अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी में कायम अमरीकी अड्डों से दर्जनों फौजी कार्गो तैयारे तेल अवीव पहुंचे हैं, जिन्हें ईरान के खिलाफ मुमकिन नई कार्रवाई की तैयारी करार तो दिया जा रहा था। लेकिन दूसरी ही जानिब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उन्होंने ट्रुथ सोशल पे ये पोस्ट डाली है और उन्होंने कहा है कि 3 ममालिक की इंटरवेंशन की वजह से मैं ये हमला नहीं कर रहा हूँ। वो 3 ममालिक है कतर, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात। बिल्कुल, और खलीजी ममालिक को खित्ते में नई जंग की आग में झोंकने के खतरात से परेशान भी नजर आते हैं। एंड एट द सेम टाइम, क्या ये धमकियों के दबाव में आने वाला है ईरान या नहीं? और जो बातें की जा रही हैं कि ये जो सारी सूरत हाल बन रही है, इसको मद्देनजर रखते हुए वाकई किसी मुआहदे में पहुंचा जा सकता है? क्या एसेट्स रिलीज हो सकते हैं ईरान की? इस पर बात करते हैं। डॉक्टर शाजिया चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। आप इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त के लिए। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। क्या समझ में आ रहा है आपको? वी आर गेटिंग क्लोजर, ऐसा लग रहा है डील के, लेकिन कल तक अमेरिका की यही बात सामने आ रही थी कि जी 25% जो आपके एसेट्स हैं वो रिलीज हो सकते हैं। मुझे एक्चुअली डर ये है कि 25% एसेट आप रिलीज कर लेंगे, आप ईरान को मना लेंगे कि ठीक है जी अपना एनरिच यूरेनियम दे दीजिए, और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बाकी के एसेट्स? ईरान के बहुत ज्यादा एसेट्स बाहर मौजूद नहीं हैं, तो क्योंकि 40 साल से उस पर सैंक्शंस हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा कोई बिलियनर वैसे भी ईरानियन नहीं हैं, और जो हैं वो डुअल पासपोर्ट हैं या शायद वो ईरान छोड़ चुके हुए हैं, तो उनको भी ये उसमें कैटेगराइज करते हैं कि उनके एसेट्स भी हमने जो है वो फ्रीज किए हुए हैं। तो ईरान को नहीं इतना फर्क नहीं पड़ता एक मुल्क को जो 40 साल से सैंक्शंस में है, जिसके पास कोई रेवेन्यू का जो है मेन स्ट्रीम नहीं है, कोई उनके पास जो है अगर उनके कोई एसेट्स हैं, ख़ास तौर पे उनके कुछ एसेट्स जो हैं वो कतर और कुवैत के अंदर जो हैं उन बैंकों में हैं, तो 25% से ना तो उनको कोई बहुत फ़र्क पड़ेगा, ना रिलीज़ करने से, ना रिलीज़ करने से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जंग का ख़तरा जो है वो मुसलसल मंडला रहा है, जिस पे कल जो ट्रंप की पोस्ट है, क्योंकि ट्रंप की पोस्ट को सीरियस लेना भी बहुत मुश्किल है, 3 घंटे के बाद कोई नई बात भी कर देते हैं, लेकिन कल तो एक इंतहा थी। एक उनकी पोस्ट उससे पहले आई जिसमें वो गालम गलोच कर रहे थे और वो बहुत हैरानकुन थी, और उसके बाद जो कल था वो तो समझ नहीं आता था, जैसे कोई 17वीं सदी जो है उसका कोई एम्परर बात कर रहा है, जिसमें उन्होंने एक बहुत लंबी पोस्ट लिखी कि तेहरान के लोग जो हैं वो अपने घरों में छुप जाओ और ईरान की फ़ौज जो है वो तेहरान छोड़ दे और सफ़ेद झंडे लहराने शुरू कर दो, और मुझे तहरीरी तौर पे लिख के दो कि हम सरेंडर कर रहे हैं, और सरनिगूं हो जाओ और झुक जाओ और अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लो। इतना अजीब किस्म का उसका रिटॉरिक था, वरना हम तुम्हें तबाह बर्बाद कर देंगे। और आज वो कह रहे हैं कि जी मैंने वो जो कल धमकी दी थी, आज मैं उस धमकी को वापस ले रहा हूँ, क्योंकि 3 ममालिक ने कहा है कि ऐसा ना करें। तो समझ में नहीं आता कि आप उस धमकी को लें या आज वाली धमकी को लें, लेकिन बात ये है कि दोनों चीज़ें अपनी जगह पे दुरुस्त बहरहाल हैं। जंग का खतरा नहीं टला है, जंग की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसका बिल्ड अप जो है वो इस रीजन के अंदर हो रहा है अमेरिका की तरफ से, और ईरान मुकम्मल तैयारी में है। बिल्कुल लेकिन डॉक्टर शाजिया, और इसमें अगर मेरा सवाल भी आप ले लीजिए, कल तक तो मतलब कि पाकिस्तान से लेकर आलमी मीडिया तक ये बाज़कश थी कि ट्रंप एक आखिरी हमला करने जा रहे हैं, वो हमला चाहे किसी मकसद के लिए भी हो, आई मीन टू से कि वो एक फेस ऑफ हो, एक आखिरी चीज़ हो, जी हम करके जा रहे हैं, अल्लाह हाफ़िज़ टाटा बाय बाय, वो इसलिए भी था। नाउ कमिंग अबाउट द इंटरवेंशन,
ये जो उन्होंने बात की है, इस इंटरवेंशन को आप कैसे देखती हैं जियोपॉलिटिकल सिनारियो में? ईरान पे हमला करने को मना कर रहा है कौन? सऊदी अरबिया, कतर और यूएई। देखिए, इसमें इंटरवेंशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे समझने की बात है वो है यूएई। यूएई जो है वो अगर हमला करने से मना कर रहा है तो मेरी रीडिंग ये है कि यूएई पहले दिन से ये कोशिश कर रहा है कि उसको इन नेगोशिएशन में शामिल किया जाए और एज़ अ पार्टी ट्रीट किया जाए, जबकि ईरान जो है वो इस पे आमादा नहीं है, क्योंकि यूएई मुसलसल जो है, अब ये रिपोर्ट्स भी हैं कि इंडिपेंडेंटली भी ईरान पे हमला करता रहा है। और साथ में ये कि उनका इसराइल के साथ जो गठजोड़ है, और ऑब्वियसली। रिसेंटली उन्होंने आयरन डोम जो है अपने पास मँगवाया है, थर्ड मिसाइल जो अपने पास दोबारा से इंस्टॉल किए हैं, और मुसलसल वो जो उनकी वॉर मॉन्गरिंग है वो रुक नहीं रही है। तो वो रीजन के अंदर जो हैं वो एक ऐसी लिंचपिन बन गए हैं, जो इस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी के लिए एक और बड़ा प्रॉब्लम बन गए हैं। रिसेंटली अब जो उनका एक ट्रियो बन रहा है, इज़राइल का, यूएई का और इंडिया का, वो भी या खित्ते के अमन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो इसमें यूएई ने बजाए इसके कि, मेरा ये ख़्याल है कि जंग जो है वो तो ईरान ऑफ कोर्स रिटेलिएशन करेगा, तो गल्फ के कंट्रीज़ ही उसके निशाने पे होंगे, और यही सबसे बड़ा सवालिया निशान है पेंटागन के लिए कि हम हमला करें तो कितना करें? क्या उसके बाद ईरान के पास जवाबी सकत होगी? अगर होगी तो फिर जंग बहुत फैल जाएगी, तो हमें हमला इस हद तक करना है कि ईरान जवाब ना दे पाए। तो इस बात का जवाब उनके जनरल्स के पास नहीं है किसी वॉर गेम में। तो राइट। यूएई जो है वो इस पूरी नेगोशिएशन को सैबोटेज करने के लिए उसके अंदर खुद को एंटर करना चाहता है, और यूएई अगर एंटर होता है तो वो इज़राइल का माउथपीस है, या उनकी आपस में बहुत ब्रदरली रिलेशन है। तो वो इज़राइल मुसलसल जो है बार-बार पाकिस्तान का नाम भी ले रहा है, चाइना का नाम भी ले रहा है। नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें कैटेगोरिकली उसने कहा कि हमारे खिलाफ जो नफ़रत है वेस्ट के अंदर, उसके ताने-बाने आपको पाकिस्तान के पाकिस्तान अंदर से मौजूद मिली है। बेसमेंट से मिलते हैं। और ख़ास तौर पे लिंज़ी ग्रैहाम ने एक सेनेट की हियरिंग में कहा कि हमें पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ईरान को सपोर्ट कर रहा है। तो ये अगर इन सारे डॉट्स को आप कनेक्ट करें तो यूएई की ये जो फ़रमाइश है, इस कोशिश का हिस्सा हो सकती है कि नेगोशिएशंस का रुख जो है उसको चेंज किया जाए, और फिर नेगोशिएशन को लिंगर ऑन किया जाए और मुझे उसमें ऐड किया जाए। जो ही राइट। यूएई को ऐड करते हैं, तो वो अपने डिस्प्यूटेड आइलैंड को सबसे पहले लेके आता है, और ख़ास तौर पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे उसका जो स्टैंड है, वो बहुत ही अनएक्सेप्टेबल है ईरान के लिए। तो ये चीज़ें जो हैं, जो ट्रंप ने आज कही हैं, हमला उन्होंने आज नहीं करना था। हेरात की रिपोर्ट के मुताबिक इस वीकेंड के करीब कोई डेट बता रहे हैं, लेकिन किसी को भी डेट का कोई ऐसा पता नहीं होता। अगर इस तरह हमलों की डेट्स पता हो, इंटेल के पास होती हैं रिपोर्ट्स, आम बंदे के पास नहीं होती। लेकिन हमला तो मंडला रहा है, और बारहा ये ट्रंप कह चुके हैं कि यही मेरा प्लान बी है, यही मेरी विक्ट्री होगी, क्योंकि हम इतनी बम्बार्डमेंट ईरान पे करेंगे कि वो अगले 20 साल के लिए हमारे लिए थ्रेट नहीं रहेगा। लेकिन इसमें यूएई का रोल जो है वो बहुत शेडी है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस नेगोशिएशन में पाकिस्तान और चाइना जो है उसको थोड़ा साइडलाइन पे करना चाहता है, और जो ही पाकिस्तान साइडलाइन पे होगा, दरमियान में कोई ऐसा जो पार्टनर है, जो सबसे बात कर सकता हो, ये इनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। वरना पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ़ पीस होना चाहिए। नेगोशिएशन यहाँ हो, इस्लामाबाद में हो, कहीं और हो, वेन्यू तो वैसे भी चेंज होते रहते हैं। ऑलराइट। तो और प्लान जो हैं वो एक सिटिंग में होते भी नहीं हैं, साल-हा-साल का प्रोसेस होता है, हम सब गॉट यू। समझते हैं। लेकिन यूएई जो है उसके अंदर उसकी एंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, अगर राइट। अमेरिका गॉट जो योर है वो पॉइंट इस चीज़ मैम। को मान रहा है। मेरा अगला सवाल डॉक्टर साहिबा ये है कि तो ऑब्वियसली अगर लेट्स से ईरान से उसके ऑयल सैंक्शंस हटा भी दिए जाते हैं, क्या आपको लग रहा है सैंक्शंस हटाना, एसेट्स रिलीज़ कर देना किसी हद तक उनको वो अश्योरेंस दे सकेगी, सिक्योरिटी अश्योरेंस दे सकेगी, या ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वर्सेस जो सिक्योरिटी अश्योरेंस बनता जा रहा है? सेकेंडली, ये यूएई इंडिया इसराइल का जो गठजोड़ है, ये पाकिस्तान के लिए आप कैसे देखती हैं अदरवाइज, अदर देन दीज पीस टॉक्स? ये पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि एक तो हमारा नेबर है जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए खुद को चैंपियन ना सिर्फ समझते हैं बल्कि अलल ऐलान ये कहते भी हैं, बाकायदा कहते हैं उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो एसिमेट्रिकल वॉर जो है वो जारी रखेंगे, और पाकिस्तान को जो है हम नुकसान पहुँचाते रहेंगे। तो ये बहुत ही लीथल किस्म का जो एक गठजोड़ है, लेकिन बहरहाल हम उसके लिए तैयार हैं, आज से नहीं हमेशा से। हमारी तमाम तर मिलिट्री तैयारी जो है, वो अगर उसमें कोई वॉर
थिएटर अगर सोचा जाता है, जिसके ऊपर प्लानिंग होती है, तो वो इंडिया है। तो इंडिया को ये तो फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसका एक्सपैंड हो जाना और एक दोस्त मुल्क का उसमें शामिल हो जाना, और प्लस इज़राइल जैसा सिनिकल स्टेट जो है, अपार्टाइड जेनोसाइडल स्टेट जो है, स्टेट भी नहीं है, एक कॉलोनी है, उसका शामिल हो जाना, और फिर उसकी तमाम तर बैकिंग जो है वो खतरे की घंटी तो बहरहाल है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हम उसके लिए तैयार हैं। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था कि ईरान जो है, उसको इससे कोई फ़र्क पड़ता है, क्या वो ये डील कर लेगा कि सिक्योरिटी वर्सेस इकोनॉमिक हम्म, स्टेबिलिटी? मसला ये है कि सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दोनों के लिए उसे गारंटीज़ चाहिए, और गारंटीज़ इस रीजन में भी और इवन सही। ग्लोबली भी अमेरिका के बारे में कोई देने के लिए तैयार नहीं है, जब तक ये यूनाइटेड नेशन से रेटिफ़ाई नहीं होती हैं। ना चाइना गारंटी देगा, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव जो हैं वो ये हैं कि ईरान को डिसफंक्शनल करना ही है और जी, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, तो ये थोड़ा-सा स्ट्रैटेजिक पॉज़ लेके दोबारा आ जाएँगे। और जहाँ तक सही। जो इकोनॉमिक जो है वो चीज़ें हैं, तो ईरान ने बहुत भुगता है। वो हुँ, चंद साल और जो है वो उससे बर्दाश्त कर लेगा। उनकी आवाम राइट। के लिए महँगाई, बेरोज़गारी उनकी करेंसी का डिवैल्यू होना कोई बैटल नया बैटल फिनोमेना हार्डन नहीं नहीं है। है, ठीक है मैडम। अच्छा, जस्ट वन लास्ट थिंग, आपने अपने इससे पहले वाले सवाल में गुफ्तगू ये की थी कि पाकिस्तान अमन चाहता है, वो चाहे इस्लामाबाद में हो, अनकारा में हो, टॉक्स काबुल में हो, कहीं भी हो, लेकिन ईरान क्या चाहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ईरान ने एज अ मीडिएटर पाकिस्तान को सामने रखा हुआ है। एज वी टॉक मोहसिन नकवी वहाँ मौजूद हैं, और ईरान ये कहता है कि हमने जो अब जो अपने नुकात हैं वो एक बार फिर पाकिस्तान के हवाले कर दिए, जो वो आगे प्रेजेंट कर देगा। सो हम पाकिस्तान अमन चाहता है, ईरान हमारे थ्रू अमन चाहता है। इज हाउ हाउ ट्रू दिस इज? बिल्कुल ऐसा ही है, ईरान और किसी से बात नहीं करना चाहता, ईरान किसी पे ट्रस्ट नहीं करना करना चाहता और करता भी नहीं है। राइट। तो पाकिस्तान के बगैर ये आपस में बातचीत नहीं कर सकते, बहुत अर्नेस्ट और ऑनेस्ट बेसिस पे। हुँ, पूरे रीजन में, क्योंकि ये सिर्फ़ एक कंट्री का ही कोई बायलैटरल इश्यू तो नहीं है, इसके अंदर पूरा गल्फ़, इवन सेंट्रल एशिया, चाइना, रशिया, तो पूरा रीजन ही इन्वॉल्व है, और सबका यही मानना है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिस पे सब ट्रस्ट करते हैं, जिससे सब बात कर सकते हैं और खुल के बात कर सकते हैं। हुँ, तो अगर यूएई, अभी फ़िलहाल ऐसी कोई खबर नहीं है, अगर यूएई जो है वो इस पूरे मंज़रनामे में आता है और अपनी बैकिंग पे इसराइल को भी लेके आता है, तो उनकी कोशिश ये ज़रूर होगी कि पाकिस्तान को थोड़ा-सा साइडलाइन किया जाए। लेकिन हुँ, साइडलाइन करके इनकी बात आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि राइट। ये आपस में बात तो कर नहीं पाएँगे, ट्रस्ट का डेफ़िसिट इतना ज़्यादा है। तो पाकिस्तान जो है, वो तो अमन की ख़्वाहिश में सिर्फ़ यही कोशिश कर रहा है कि 2 फ़रीक़ैन जो हैं उनके दरमियान तनाज़ा ख़त्म हो जाए, और हुँ, अगर ये तनाज़ा किसी और तरीके से ख़त्म होता है, तो हमारे से ज़्यादा खुश कौन होगा जिसके पड़ोस के अंदर जो है ये आग लगी हुई है। तो इससे हुँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हुँ, लेकिन ये होगा ऐसा नहीं। इनको अल्टीमेटली जो है किसी न किसी तरीके से इज़राइल को रेन डाउन करना पड़ेगा, और यूएई को जो है वो एक रियलिटी चेक चाहिए कि आपकी मखासमत सऊदी अरेबिया से, और फिर वाया सऊदी अरेबिया आपकी जो रिसेंटली फाउंड जो है वो डिसलाइक जो है टुवर्ड पाकिस्तान, ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है, ये कोई बच्चों के जी, टेंट्रम नहीं है कि आज जो है आपको ये एब्सोल्युटली। चाहिए तो आप फर्श पे लेट जाइए। तो ये लॉन्ग टर्म हुँ, पॉलिसीज़ होती हैं, और आपको ये देखना पड़ता है कि इतनी डिप्लोमैटिक आइसोलेशन और इस स्टेट पे इसराइल के साथ हाथ मिलाना, जबकि वो एक एक्टिव जेनोसाइड कर रहा है, एक येस। मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री के अंदर, एक मुस्लिम रीजन और के फिर उसके अंदर। बाद यूएई का ये कहना बनता भी नहीं है कि वो अकेला हो गया और गल्फ में किसी ने यूएई के बारे में सोचा नहीं। बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त के लिए, हमारे पास वक्त की कमी है। इस मौजू पर एक डेवलपिंग स्टोरी है, इस पर आगे चलकर भी आपसे बात करते रहेंगे। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, विल सी यू अक्रॉस। वेलकम बैक अगैन। तो पाकिस्तान के लिए सबसे इस वक्त बड़ा सवाल जो बना हुआ है वो मौसमियाती तब्दीली का है। अब चूँकि गर्मियाँ आ रही हैं, बारिशें आती हैं, जब भी हम बहुत ज़्यादा हीट और बहुत ज़्यादा बारिशों की बात करते हैं तो पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट के ऊपर ज़रूर बात करते हैं, और पाकिस्तान में पानी की ज़रूरियात के हवाले से भी ज़रूर ही डिस्कशन होता है। इंडो वाटर्स ट्रीटी पर एक बढ़ता हुआ दबाव है। भारत की एकतरफा इकदाम और हालिया जो बैन अवी सालिसी फैसले हैं, उसने पाकिस्तान को सफारती हो या फिर माहौलियाती हो और कौमी सलामती का अहम तरीन एक मसला ज़रूर बना दिया है। एक्सपर्ट्स की राय ये है कि ग्लेशियर्स के तेज़ी से पिघलना हो गया, गैर मुतवक्के सैलाब है, खुश्क साली है, एंड सो ऑन, जो दरियाओं का बहाव है उसमें फ़र्क आ रहा है। ये पाकिस्तान के लिए एक फूड सिक्योरिटी का भी मामला है जिसको सामने रखने की ज़रूरत है। अच्छा, अब सिंध तास मुआहदे में जो बात हुई है, पिछले साल भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को अपलिफ्ट किया और इस साल भी
जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसने, और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया। और तस्लीम करते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने ये कहा है कि पाकिस्तान का पानी किसी भी सूरत नहीं रोका जा सकता। पाकिस्तान इससे पहले भी जो रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स है उन पर सवालात उठा चुका है, और इस बार जो वर्ल्ड बैंक और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला दिया है इस पे। और इसके साथ साथ क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे भी बात कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को लेके, तो रुबीना खुर्शीद आलम, कोऑर्डिनेटर वज़ीर-ए-आज़म बराए मौसमियाती तब्दीली, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रुबीना साहबा, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मेरा पहला सवाल ही यही है कि जो भारत की जानिब से इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल या कमज़ोर करने की हालिया कोशिश के तनाजुर में पाकिस्तान अपने कानूनी और सिफारती केस को आलमी सतह पर किस अंदाज में मज़ीद मजबूत बना रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ कि इतने एक अहम सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो आप बात कर रहे हैं। जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान ने सफारती तौर पर किस तरह और मजबूत कर रहा है, मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा और मजबूत क्या होगा कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो फैसला आया है, जो बात हुई है, उसमें जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था और है, वो बहुत वाज़ेह अंदाज़ में पूरी दुनिया के सामने आया है। और जिस तरह पूरी दुनिया पहले भी देखती है और आज भी, कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है और चीज़ों को ऑन द टेबल पे बैठ के रिज़ॉल्व करने की बात की है। सो आई थिंक द पाकिस्तान स्टैंड इज़ वेरी क्लियर और पाकिस्तान इज़ वेरी मच फर्म ऑन आवर सिचुएशन। जो हमारे हालात हैं, जिस तरह से जो भी वाक़यात हैं, तमाम तर चीज़ें बहुत क्लैरिटी के साथ जो है वो पूरी दुनिया के सामने भी हैं। और मैं समझती हूँ कि जो अभी जो फ़ैसला है उसके साथ साथ दुनिया पर मज़ीद वाज़ेह हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे हम सुनते हैं कि भारत जो है वो कह रहा है कि मैं ना मानूँ कि एक रट जो लगा के बैठा है, तो उससे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि इस तरह की हरकतें कर देने से चीज़ें जो सी हैं वो उनके मुताबिक नहीं हो सकती। कानून सबके लिए एक है और कानून कानून होता है। और अगर ज़्यादा किसी गलतफहमी का शिकार है तो भी कुछ ज़्यादा देर नहीं हुई मार्का हक और बुनियानुल मरसूस में। रुबीना साहब, हालिया हफ्ते कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए भारत के मगरबी दरियाओं पर जो पानी के ज़ख़ीरा करने की हदूद हैं उससे मुतालिक अहम फ़ैसला दे दिया है। और भारत वैसे तो इसे अपरेंटली मना कर रहा है, मुस्तरद कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए अगला मौसर सफारती या कानूनी रास्ता फिर क्या हो सकता है? क्या भारत के मुस्तरद करने से इंटरनेशनल लॉ में कोई अफेक्ट पड़ता है? देखिए, पाकिस्तान ने कानूनी रास्ता जो है वो इख्तियार किया, तमाम तरह इंटरनेशनल फोरम्स को भी एंगेज किया है। सो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान इज वेरी मच ऑन द राइट ट्रैक एंड द होल वर्ल्ड नो दिस इन अ वेरी बेटर वे, कि तमाम तर लोग जानते भी हैं और देख भी रहे हैं। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने जो अहम काम करने वाला था वो किया और उसका जो जवाब है वो भी सामने आ चुका है। सो इससे बेहतर और सफारती इक़दाम क्या होगा? और सबसे बढ़कर ये कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान के साथ स्टैंड लेती है और इस स्टांस को जानती और देखती भी है। सो मेरे ख्याल में तमाम तर चीज़ें हैं। और अगर इससे आगे बढ़कर भी कहीं पर कोई बात करने की कोई ज़रूरत पड़ती है कुछ, तो पाकिस्तान नो व्हाट फॉर थिंग्स फॉर द राइट टाइम, व्हाट टू डू ऑन द राइट टाइम एंड ऑन यूज व्हिच राइट फोरम वी हैव टू यूज। अच्छा रुबीना साहिबा, पाकिस्तान तो पहले ही दुनिया के मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल है। ऐसे में पानी के बहाव में गैर यकीनी सूरत हाल जो हमारी फूड सिक्योरिटी है और ज़रूरी मईशत है, किस हद तक मुतासर कर चुकी है या कर सकती है? देखिए, जहाँ तक बात है, मैं सबसे पहले तो कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान एक रेज़िलियंस नेशन है। हमने बड़े से बड़े जो चीज़ें हैं, जो कुदरती आफ़ात हैं, मौसमियाती तब्दीली की वजह से भी आफ़ात आई, पाकिस्तान ने हमेशा हर चीज़ का डटकर मुकाबला किया और अल्लाह की मदद हमेशा पाकिस्तान के साथ रही है। लेकिन जहाँ तक बात है कि भारत के जो बुरे मंसूबे या घटिया मंसूबे हैं, जिस पे वो पैरा लगा के बैठा है, सोच रहा है, लेकिन डेफ़िनेटली अगर देखा जाए तो ये जो ज़रूरी काश्त होती है और इस तरह की तमाम, जैसे फूड सिक्योरिटी की आप बात करें, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी डील इन द प्रेडिक्टेबल वे में होता है। और इससे जाहिर है नुकसान तो होगा, लेकिन जब नुकसान का वक्त आएगा और अगर ऐसी कोई सोच होगी तो फिर जो उस पर अमल होगा उसके फिर जिम्मेदार भारतीय खुद होंगे और खुद होगा। एंड व्हाट डू यू थिंक, ग्लेशियर्स के तेज़ी से पिघलने, गैर मुतवक्किल सैलाबों और खुश्क साली के तनाजुर में क्या मौजूदा इंडस वाटर सिस्टम मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए काफ़ी है?
देखिए, जहाँ तक इंडस बेसिन की अगर हम बात करें तो हम सब जानते हैं कि इट वर्क्स लाइक अ बैकबोन, और इसी वजह से ये जब ट्रीटी तश्कील दी गई, और हम सब ये भी जानते हैं कि बहुत सारे पहले अगर मुश्किल कभी वक़्त आए या कोई हालात इस तरह के हुए तो उसके अंदर ये ट्रीटी जो है वो बड़े अमन तरीके के साथ तब भी चलती रही। लेकिन अभी ख़ैर जिस तरह से भारत के पास चूँकि शायद कोई और हरबा मौजूद नहीं है, क्योंकि भारत ने हमेशा पाकिस्तान के नाम पर ही सियासत की है। जब भी हमने देखा है कि वहाँ पर इलेक्शंस का वक़्त आता है तो वो इस किस्म की घटिया हरकतें जो है वो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है इस इंडस बेसिन की और ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की, तो देखिए बात इसीलिए कहा जाता है, पाकिस्तान ने हमेशा रीजनल कोऑपरेशन और रीजनल सॉल्यूशंस की भी बात की है, Yes. क्योंकि इससे इम्पैक्ट, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है या मौसमियाती तब्दीलियों का जो असर है वो किसी एक पर नहीं होता, वो सब पर होता है। और वल्नरेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान, हम सब जानते हैं कि द रीज़न पाकिस्तान एंड सो मेनी अदर कंट्रीज जो वल्नरेबल हैं इस टाइम, वो किन लोगों की वजह से हैं। सो दिस इज़ द राइट टाइम कि तमाम तर लोगों को एक दूसरे के साथ खड़े होकर रीजनल सॉल्यूशंस और कोऑपरेशंस की तरफ जाना है, क्योंकि आज अगर पाकिस्तान है तो कल कोई और भी हो सकता है। सो वी हैव टू वर्क ऑन इट वेरी प्रॉपरली, और पाकिस्तान इस पर पूरे तरीके के साथ अंडर द लीडरशिप ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है वो काम कर रहे हैं। इसमें सूबे भी जो हैं उसी तरह से मिलकर जो है वो स्ट्रांगली इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। अलग। अच्छा, रुबीना साहिबा, क्या पाकिस्तान ने जो वाटर रिजर्वायर्स हैं, डैम्स हो गए, या इवन जदीद वाटर मैनेजमेंट है, उसके हवाले से जो हमने माजी में गलतियां की, कमज़ोरियां जो हमारी, उससे अब सबक सीखा है, या अब भी इस हवाले से कोई बड़े गवर्निंग चैलेंजेस हैं? देखिए, चैलेंजेस तो हर दौर में रहते हैं, लेकिन अगर इस टाइम पे देखा जाए तो मैं बड़े वसूख से कहती हूँ और समझती हूँ कि इस टाइम जो गवर्नमेंट है वो और तमाम तर जो सूबे हैं वो इस चीज़ को देख रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ राइट नाउ जो माजी में हो चुका। देखिए, मैं उसके बारे में तो बात नहीं करना चाहती, क्योंकि डेफिनेटली किसने क्या किया या उस बहस में पढ़ने से बेहतर है कि हमें अब आगे किस तरह से मजबूती के साथ चलना है और एक दूसरे के साथ मिलकर चलना है। और इसमें मैं समझती हूँ कि तमाम तर सूबे जो हैं वो अलाइन हैं, और इंशाल्लाह बेहतरी जो है, क्योंकि यही हल है कि हमें एक दूसरे के साथ मिलकर आगे चलना है और चीज़ों को स्ट्रांगली मैनेज करना है, बिकॉज इसी में हम सब की बका है और बेहतरी है। क्या लगता है रुबीना साहिबा, अकॉर्डिंग टू यू पाकिस्तान को फौरी तौर पर कौन से 3 बड़े इकदाम करने चाहिए ताकि जो पानी है, माहौलियात या फिर कौमी सलामती के मुश्तरका चैलेंज है उसको मौसर तरीके से निपटा जा सके? देखिए, जहाँ तक अगर आप ये कहती हैं कि कौन से बड़े 3 इकदाम करने चाहिए, तो मैं समझती हूँ कि जो सबसे बड़ा इकदाम जो चैलेंजेस से निपटने के लिए है, एनडीएमए के फॉर्म में हम देखते हैं कि किस तरह से चारों सूबों में जो पाकिस्तान का जो सबसे स्ट्रॉन्ग 2022 में जब सैलाब आया, बदतरीन सैलाब आया, और उसके बाद जैसे एनडीएमए को मार्च से वजूद में आया और एक्टिवली आज उसका जो अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म है जो कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की अंडर द लीडरशिप ऑफ हिज एंड हिज विजन में तब बना, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ वेरी स्ट्रांगली। और इसी तरह वी नीड टू वर्क मोर ऑन आवर रिजर्वायर्स। और इसी तरह मैं समझती हूँ कि इस टाइम ये कहना कि ये करना चाहिए नहीं, दिस इज़ नॉट माई, आई कांट से ऑन दैट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं अलॉन्ग विद द वाटर को जिस तरह से हमें मैनेज करना चाहिए, फॉर दैट मैटर ऑफ अफेक्ट द एक्सपर्टीज ऑफ ऑल द एक्सपर्ट्स वी नीड टू एंगेज, और जिसमें पाकिस्तान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी हो सकती है, हमें उसको करना है। तो इसलिए बेहतर है कि इस टेक्निकल सवाल का जवाब हम टेक्निकल तरीके के साथ दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जैसे अगर मैं आपको ये बताती चलूँ कि रिचार्ज पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम इसी किस्म के चैलेंजेस से निपटने के लिए जो है वो ब्रुए कार लाया गया, और ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने अंडर द लीडरशिप ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की लीडरशिप में जो है हमने इसको किया। और इसी तरह से सूबों के साथ जो है वो किस तरह से एंगेजमेंट्स करनी है, डैम्स को किस तरह से लेके चलना है, किसानों को, लोगों को। सो देयर आर नॉट, यू कांट से कि 3 मेन थिंग्स, देयर आर सेवरल थिंग्स जो कि एक दूसरे से रिलेटेड है और इनका होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रुबीना साहिबा। और यकीनन पाकिस्तान की ये विक्ट्री है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, लेकिन क्या कहिए भारत का कि जो अभी भी इस हठधर्मी पे मौजूद है। वेल, इसी के साथ हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक।
कराची से लाहौर तक फैले इस मुबैना ड्रग नेटवर्क के तहलका-खेज इंकशाफात ने जिसने पूरे मुल्क को हिलाया हुआ है, कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी अब हिला के रख दिया है। मुनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी के बारे में पुलिस ने यह दावा किया है कि उसे कोकेन तैयार करने का माहिर खुद उसके साबिक शौहर नासिर ने बनाया। पुलिस का यह भी कहना है कि लाहौर से कराची तक मुनशियात की तरसील जदीद और खुफिया तरीके से की जाती थी। खरीदार से रकम वसूल होने के सिर्फ 10 मिनट बाद शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मुनशियात रख दी जाती और फिर तस्वीर भेजकर लोकेशन शेयर कर दी जाती थी। बिल्कुल, तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक पिंकी के मोबाइल फ़ोन से 800 से ज़ायद नंबर्स मिले हैं और करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस हैं। जायदादों की तफसीलात भी सामने आ गई हैं। FIA को भी माली रिकॉर्ड उनके हवाले किया गया है। क्वेश्चन इज़ कि आखिर इतना बड़ा ये नेटवर्क था, इतने अरसे कैसे छुपा रहा, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे क्या उन लोगों को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा और कहाँ तक इसको सॉल्व करने में खुरम गुलजार हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इस पूरी खबर को जो है वो कवर कर रहे हैं, उससे जान लेते हैं। खुरम, बहुत शुक्रिया। बट व्हाट इज़ हैपनिंग, बताइए जो अहम तरीन डेवलपमेंट है ये कि ये खुद कोकेन बनाती थी और अपने साबिका शौहर से इसने सीखा था। एक तो ये बता दीजिए, कल ज़ियाल अंजार साहब ने काफ़ी इस पर बात भी की है, उसके बाद क्या चीज़ें चेंज हुई हैं? देखिए, इन्वेस्टिगेशन तो इसमें मुसलसल नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। कोकेन कोइन जो है वो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। अपने जो वकील शौहर थे, साबिका शौहर, उनसे ही कोकेन बनाना सीखे और वो माहिर थे कोकेन बनाने के, उसी से महारत हासिल की। फिर मुल्जिमा ने खुद ये एतराफ़ किया कि बाकी जो मामला थे वो जो सीखने का तरीक़ेकार था वो यूट्यूब से उन्होंने सीखा। ये सारी चीज़ें रहीं। कोकेन जो है जो मुल्जिमा की कोकेन जो मुख्तलिफ कोकेन से यूँ अलग थी कि मुल्जिमा उसमें मज़ीद केमिकल इज़ाफ़ा करती हैं और फिर अपनी एक ब्रांड की शक्ल उन्होंने तैयार की और अपनी जो कॉइन बना ली थी। तो उनका ये दावा भी था कि इनकी कोकेन पिंकी की कोकेन इस्तेमाल करने वाला कोई दूसरी कोकेन इस्तेमाल नहीं कर सकता। अच्छा, इसमें इंकशाफात तो बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। पुलिस अच्छा, इसमें मैं सबसे अहम एक आपको बात बताऊँ, कल एक और गिरफ्तारी सामने आई फौजिया की, जो वलियाबाद की बड़ी मशहूर मारूफ आइस और हीरोइन की माहिर थी सप्लाई की। मलिक सिटी से छोड़ने के बाद वो उन्होंने चंदू मोहम्मद जाम में अपना ठिकाना बनाया, हैदराबाद में बनाया, फिर वो इस्लामाबाद यहाँ पहुंची। अच्छा, इसमें जो 2 से 1 हफ्ते के दौरान जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें अंबर गुडी ले लें जो कि हैदराबाद से गिरफ्तार हुई, या नरगिस नायका जो थी वो कायदाबाद से गिरफ्तार हुई, अनमोल सिंह की गिरफ्तार हुई, तमाम के तमाम नेटवर्क के बीच जो है वो पुलिस का ही किरदार सामने आ रहा है। सबके साबिका शौहर कह लें या फिर उनके जो राब्ते करने वाले हैं या उनके सहूलतकार हैं, उसमें पुलिस एहलकार ही सामने आ रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ जो गिरफ्तार होने वाली जो फौजिया है, उसके भी नेटवर्क जो है वो पुलिस एहलकार है, सपोर्टर पुलिस एहलकार हैं। अब जो हाजिर में जो उसके रास्ते में था कि फौजिया का भी साबिका अच्छा पुलिस खुरम, एहलकार। इसमें मेरा सवाल ये बनता है कि देखिए, बहुत ज़्यादा शर्जील साहब इस पर फोकस कर रहे हैं कि बच्चों के टेस्ट होने चाहिए, डोप टेस्ट होने चाहिए, लेकिन पॉइंट इज़ कि बच्चों तक सप्लाई पहुंच कैसे रही है, इसको कौन टेस्ट कर रहा है ना। अगर पुलिस ही ज़्यादातर इन्वॉल्व है तो पहले तो वो वाला खाता खोले, करें वहाँ इन्वेस्टिगेशन। देखें, जो टीम बनाई गई है जो कि DIG वेस्ट इरफान बलोच की सरबराही में काम कर रही है। कल एक और बात सामने आई, ज़रा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जो SSP सिटी है अली हसन, उनको ओहदे से हटाने की बात सामने आ रही है, लेकिन उनका नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि उनको ओहदे से हटा दिया है। इस तरह 6 मजीद पुलिस एहलकार जो है वो भी सामने आ रहे हैं इस इंक्वायरी टीम के, जिन्होंने अनमोल सिंह को प्रोटोकॉल दिया, जो 12 मई को इनको अदालत में लाया गया। किस तरह से अदालत में लाया गया, मोबाइल फोन इनके पास मौजूद था। अच्छा, अब जो ये बगदादी थाने में जो कि ये कत्ल के मुकदमे की तफ्तीश में ये वहाँ पर मौजूद है। मैं इसी चीज़ पे आ रहा था खुर्रम, ये जो कत्ल का मुकदमा है इसकी कहानी क्या है? सहूलतकार थी ये या इसने खुद किया? कौन किसका कत्ल का इल्ज़ाम है इस पे? देखिए, इसमें एक नशई अपराध, नशई शख्स था जिसकी लाश मिली थी बगदादी के इलाके से, उसके कत्ल का मुकदमा है। इब्तदाई तौर पे 2 दिन का रिमांड दिया गया था। गुज़श्ता रोज़ इनको सिटी कोर्ट में पेश करना था, लेकिन कुछ सिक्योरिटी वजूहात के बिना पे जुडिशल कॉम्प्लेक्स सेंट्रल जेल में इनकी केस की समाअत हुई। मज़ीद 4 दिन का रिमांड भी दे दिया गया। अच्छा, इनको बगदादी थाने में जहाँ रखा गया है, वहाँ का बड़ा सिक्योरिटी एहसार में इसको रखा गया है। 40 पुलिस एहलकार थाने के अतराफ तैनात हैं। वो एहलकार हैं जो जिनकी नफरी से अलग हैं। इसमें एक SP है, एक DSP है, 4 SHOs हैं। ये वो नफरी है और उसके अलावा जो लेडी कांस्टेबल हैं, पुलिस एहलकार हैं, वो अलग हैं।
थाने में सीसीटीवी कैमराज जो है वो लगाए गए हैं। इनकी तक जो है वो सिर्फ इसी शख्स को रसाई हासिल है जो कि इस तफ्तीश से मुताल्लिक अफसर होगा। थाने में हमने देखा कि कन्नाटे लगा के उसको भी सीज किया गया है और इस सारे मामले जी हाँ, और उसमें जब वो पेश भी होती है खुर्रम, तो कल हमने देखा कि कोई और बात ना चले जाए तो पुलिस की एक नई जदीद टेक्नोलॉजी जोर जोर से ओए ओए कहना, वो भी हमारे सामने आया। बहुत शुक्रिया खुर्रम गुलजार, हमारे साथ आप मौजूद थे और इस हवाले से हम आपसे वक्तन फवक्त लेते रहेंगे। जनाब, इसी के साथ हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो बात करेंगे 9 विकेटें रह गई हमारे हारने में। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगेन। दिस इज़ अबाउट द टाइम कि हम ज़रा बात कर लें क्रिकेट पर। हमें ज़्यादा खुशी होती है कि हमारे जो बैटर्स हैं और पूरी टीम बहुत अच्छा कर रही होती है, तो हम खुशी खुशी इस टेस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन चूंकि हमें बात भी करनी है तो हम सैडली सही हाउएवर वी विल टॉक, बट व्हाइल आई एम टॉकिंग अबाउट कि पाकिस्तान का कितना बुरा हाल है दूसरे टेस्ट के लिए, व्हाट आर यू लुकिंग एट? मैं देख रहा हूँ कि 1 बजे भी सिलहट में बारिश नहीं है, 2 बजे भी नहीं है, 3 बजे भी नहीं है, पूरा दिन आज बारिश नहीं है और कल भी बारिश नहीं। अब कल की बात कर रहे हैं। आज का दिन बचेगा तो कल पे मैच जाएगा ना। अगर थोड़ी बहुत बारिश हो भी गई कल, तो वही बात है कि हमारे बैटर के आज का दिन निकाल देंगे कि कल की बारिश के लिए हम थोड़ा सा, अब यही कुछ कुदरत का निजाम एक दफा फिर से हम लुकअप कर रहे हैं कि अगर अच्छा, मैं देखें सादिया, इस वक्त स्कोर है 39 रन पाकिस्तान ने बना लिए हैं, उनका एक खिलाड़ी आउट है, तो 400 रन से तो हम नहीं हारने वाले, ये तो एक चीज है। तो जो 437 रन का हदफ है, अब पाकिस्तान को 398 रन दरकार है। ब्राइटर साइड ऑफ द पिक्चर, यस, लेकिन इस ब्राइटर साइड ऑफ पिक्चर में बहुत सारे ऐसे ब्लॉट्स हैं, डॉट्स हैं कि जिन पे बात करना बहुत ही ज़रूरी है। और हमारे साथ इस पे बात करने के लिए मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग भाई। सुबह सुबह उठे आप और आपने देखा कि किस तरीके से अब्दुल्ला फजल जो है वो स्लैश मारते हुए आउट हो गए हैं। दिस शोज़ कि हमारी जो इस वक्त अंडरस्टैंडिंग है इस पिच की, एक तेज़ गेंदबाज है जो कि आया है और वो 140 प्लस कर रहा है, और टेस्ट मैच में 400 रन्स हैं, 2 दिन बाकी हैं और मैं स्लैश मार रहा हूँ। नथिंग अगेंस्ट अब्दुल्ला फजल, इज़ अ गुड बैट्समैन, उन्होंने दिखाया भी है, बट देयर यू गो, दिस इज द सिचुएशन। देखिए फैसल, बात जो है ना वो अब ये बैट्समैन, बॉलर, फील्डर से आगे की है। बात ये कि हम ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट कितनी कम कर दी, हम इंग्लैंड से कम कर दी, हम पकड़ लेते थे बांग्लादेश को, जिम्बाब्वे को, श्रीलंका को, वेस्ट इंडीज को। अब मसला सारा ये है कि अब हम बांग्लादेश से अपने घर में हार चुके हैं और अब हम, नजर यही आ रहा है बज़ाहिर कोई मौजज़ा हो जाए, हम बांग्लादेश पे भी हारने जा रहे हैं। तो अब हम किस टीम का इंतखाब करेंगे, क्योंकि आप बच नहीं सकते। ये जो खेल का मैदान है ना, जिसमें अगर आप नीचे की तरफ जाते हैं, आपने हॉकी में देखा और बाकी खेलों में भी पाकिस्तान के देखा है, स्क्वॉश में, तो हम जब नीचे की तरफ गए तो हमने ये सहारे लिए, लेकिन ये सहारों की वजह से हमें और नुकसान हुआ। फेल कोई बैट्समैन या बॉलर नहीं हुआ है, फेल तो सिस्टम हुआ है। आप देखिए बांग्लादेश का सिस्टम जो है वो जीता है, उसने तरक्की की, उसने बेहतर किया, उनके पास बेहतर स्पिनर है, उनके पास बेहतर फास्ट बॉलर है, उनके पास बेहतर बैटर है, आपके पास नाम बेहतर है, सोशल मीडिया पे सारे बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं, बट एज ए टीम तो आप नीचे चले गए। और नीचे जाने की वजह सिर्फ और सिर्फ आपका सिस्टम है, जो दिन ब दिन खराब से खराब तर होता जा रहा है। और उसको अगर ठीक नहीं किया जाएगा तो आप किसी को भी, यही प्लेयर आ रहे हैं ना, जो भी अगर वो स्लिप लग रही है किसी बैट्समैन की या वैसे कर रहा है, तो ये आपके परफॉर्मर्स है ना। अगर आपके परफॉर्मर्स किसी भी लेवल पे डिलीवर नहीं कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो सिस्टम की बात होनी चाहिए ना, सिस्टम पे कोई बात नहीं करता। सिस्टम पे भी फवाद भाई बात होती है, और मेरे ख्याल में पिछले कुछ पीएसएल से पहले से, यानी वर्ल्ड कप में जिस तरह से हमने परफॉर्म किया, एशिया कप में जैसे हम, ठीक है जहाँ तक हम पहुँचे, बट देन उससे पीछे जो हमारे मैचेस है, गिरते पड़ते जहाँ तक भी हम पहुँचे। सो सिस्टम के ऊपर कंसिस्टेंटली बात हो रही है, लेकिन सिस्टम में आप देखें चेंजेस उस तरह के नहीं हो रहे जो एक इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। आपको अगले 2 साल में भी नजर आएगा कि यार चीज़ें बदल रही है, ऐसा तो कोई चेंज नहीं हो रहा। बिसाइड्स, क्या हम इन प्लेयर्स को ब्लेम करना बिल्कुल छोड़ दें? क्या हम शान मसूद की कप्तानी के ऊपर बिल्कुल सवाल ना करें? हम अपने मिडिल ऑर्डर का कोलैप्स बिल्कुल डिसाइड ना करें? हम इस पर बिल्कुल बात ना करें कि आपका जो फजल है पहले मैच में अच्छा करता है, फिर अगले मैच में हम देखते हैं कि उसमें प्रेशर बिल्ड हो रहा है। क्यों? क्योंकि नीचे से आपको लैक ऑफ गेम अवेयरनेस नजर आ रही है, आपको प्रेशर भी दिख रहा है, सारी चीजें हैं ना। तो अब प्लेयर्स हैव डन समथिंग्स रॉन्ग। इतना बेसिक गेम अवेयरनेस तो होता है ना इन प्लेयर्स में।
देखिए सिस्टम, आप एक चीज खूबसूरत है सिस्टम की, वो उसने पीएसएल के तौर पे दिखा दिया है कि आप दुनिया भर में परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे, साल में एक आपका अपना इवेंट होगा। आप देख लें इंग्लैंड में प्रीमियर लीग होती है, इंग्लैंड कितने सालों से वर्ल्ड कप के ना सेमीफाइनल में पहुंचता है, ना आगे तक जाता है, ना जीतता है, लेकिन उनके लोगों को खुश करने के लिए एक लीग उन्होंने स्टार्ट की हुई है। इसी तरह आप भी मुतमईन हो जाइए कि क्रिकेट में आपके साथ भी है। साथ साथ अगर आपने कप्तानी की बात की, आपने प्रॉब्लम ये कि कप्तान तैयार करने की कोई मशीन ही नहीं है। हम तो कुरानदाजी के तहत कप्तान बनाते, क्योंकि कप्तान पहले बनते थे, क्लब क्रिकेट की कप्तानी करते थे, अपने रीजन की कप्तानी करते थे, फिर अपने डिपार्टमेंट की कप्तानी करते थे। अब हमारे छोटे लेवल से कप्तान जो है वो तो एक कोच है। हम जब क्रिकेट खेलते थे तो हमें जाके हमारा जो भी क्लब चलाता था या हमारा मैनेजर कराची का होता था, वो कहता था जाओ जाके खेलो, जीतो हारो खुद से सीखो। हम तो हार से ही डरने लग गए शुरू से, फिर उसकी वजह ये हुई कि कप्तान आना बंद हो गए। अब भी यही है कि कप्तान आप देखें, आप जावेद मियांदाद को कोच इंतखाब आलम चला सकते थे, इमरान खान को चला सकते थे, ये सब सीख सीख के कप्तान बनते थे। अब प्रॉब्लम ये है कि आप इन्हें हटाएंगे, आप जिसको भी लाएंगे वो कितना को तैयार है, आपके पास किसी का भी कोई रिप्लेसमेंट किसी का रिप्लेसमेंट नहीं है फवाद भाई, हमने किसी को तैयार भी नहीं किया है। सिर्फ एक चीज मैं स्टैट सामने रखना चाह रहा था, हम फास्ट बॉलिंग पे भी अभी जरा कर लेते हैं बात, क्योंकि मेरे लिए एज अ क्रिकेट एंथुजियास्ट सिंस माय चाइल्डहुड ये इस वक्त सबसे बड़ा शॉकर है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के पास पेस बैटरी नहीं है। इस पर करते हैं बात, लेकिन ज़रा बैटिंग की हम बात कर लें। इस सीरीज़ में ये जो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है उसमें लीडिंग रन स्कोरर जनाब आप देख लें, नंबर 1 मुशफिकुर रहीम बांग्लादेश, नंबर 2 लिटन दास बांग्लादेश, नंबर 3 शांतु बांग्लादेश, नंबर 4 मोमिनुल हक बांग्लादेश, नंबर 5 पे जाके बेचारा अजान ओवैस आ रहा है जो इस वक्त क्रीज पे खड़ा है। तो ये जो बाकी हमारे सारे शहजादे हैं, आपके सऊद शकील, कप्तान खुद, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, मतलब ये तो इनके लिए सिर्फ रियलिटी चेक नहीं, इनके लिए मेरिटोक्रेसी चेक भी है भाई, कि वो लड़के जो क्लब में अच्छा करते हुए आ रहे हैं उन्होंने बेहतरीन किया है। और आप जो सिर्फ जिसको हफीज़ की बात हमें बहुत बुरी लगी थी कि पीएसएल होगा, सीटी बजेगी, इश्तिहारी सुपरस्टार, अब मानना पड़ेगा कि हफीज़ सही कह रहे थे, इश्तिहारी सुपरस्टार सारे के सारे। देखिए रेड बॉल क्रिकेट कोई खेलता ही नहीं है, ना पसंद करता है। जब रेड बॉल आप क्रिकेट नहीं खेलेंगे, उसको इज्जत नहीं देंगे, तो आप परफॉर्म कैसे करेंगे? व्हाइट बॉल में ही हमारे यहाँ, मैं आपको छोटी सी बात याद दिलाऊं, हम सब के लिए है ये, कि एक टेस्ट क्रिकेटर जिसने 17 टेस्ट खेले हुए थे और उसके मुकाबले में एक पीएसएल का एक मैच खेला हुआ लड़का आया था, उस 17 टेस्ट वालों को तो कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा था, उस पीएसएल वाले से कोई बस नहीं चल रहा था, तो सेल्फी बना ले, तो तस्वीरें बना ले, तो सब कुछ कर ले। बाद में नाम लेना, तो कौन किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, वो था एक लड़का ओपनर था पाकिस्तान का। अच्छा, तो प्रॉब्लम सारी ये है कि हमारा ये हम रेड बॉल क्रिकेट को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, हम बेसिकली चलाऊ काम करते हैं। हमने यहाँ भी यही किया कि स्पिन विकेट बना के हमने शॉर्ट टर्म फायदा तो उठा लिया, बट उससे हुआ क्या? अब आप देख लें आगे दुनिया में, उन्हें पता चल गया कि आपके लिए कैसी तैयारी करनी है। आपके पास स्पिनर्स का रिप्लेसमेंट नहीं है, आपके पास विकेट कीपर का सही रिप्लेसमेंट नहीं है, आपके पास आपका नहीं है तैयारी। और जहां तक आप मजे की बात बताऊं फवाद भाई, दूसरा खिलाड़ी भी आउट हो गया। अब वो देखिए, ये होना मैच, आप इस पे क्या बात कर रहे हैं? हम सही है कि हम सोल्यूशन की बात करें, क्योंकि अफसोस ही है ना इसका। आप फास्ट बॉलर की बात कर रहे थे फैसल, फास्ट बॉलर्स हमने खराब करने उस वक्त शुरू किए जब हमने टेप बॉल से बुला के मशीन स्पीड गन पे ला के अपनी मशहूरी की और लोगों को सुपरस्टार बनाया, डायरेक्ट टेस्ट क्रिकेट शुरू करवाई। हम जब खेलते थे उंगलियां खत्म हो जाएंगी, बॉलर खत्म होंगे जो 140 से गेंद करते प्रोसेस के थ्रू आते थे। आपकी स्पीड जब है, आप लंबी बॉल करते हैं, आप 135 से स्टार्ट करते हैं, आप 140 पे भी जाते हैं, 145 पे भी जाते हैं, लेकिन आपको लंबी बॉल करनी पड़ती है। उसके लिए क्लब क्रिकेट है, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट है, फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। आपका प्रॉब्लम ये कि आपने 4-4 ओवर वाले बॉलर पकड़ने शुरू किए और आपने जो बॉलर थे जूनियर लेवल से, जो बच्चे अच्छे थे, जो सही उम्रों में क्रिकेट खेल रहे थे, उसके मुकाबले में आपने 5-5 साल बड़ी उम्र के लड़के लेके आना शुरू हुए जो उम्रें बढ़ा के खेल रहे थे। उसकी वजह से आपके बॉलरों की जो खेप थी वो गायब हो गई। फिर आपने स्पीड गन, भाई स्पीड गन चौथे ओवर पे नहीं, स्पीड गन 10वें ओवर पे लगाओ, स्पीड गन 15वां ओवर डायरेक्ट कराओ, फिर पता चलेगा क्या स्पीड है। सुबह किस स्पीड पे बॉल कर रहे हो, शाम को किस स्पीड पे बॉल कर रहे हो, 4 ओवर तो हो ही जाते हैं। तो हमने बहुत सारी गलतियां की, सिस्टम को तोड़ा हमने, हमारा कोई सिस्टम ही नहीं है सिलेक्शन का।
जिस किसी को हम चाहते हैं परफॉर्मेंस पे उठा लेते हैं, किसी को हम चाहते हैं पोटेंशियल पे उठा लेते हैं, तो फिर यही होगा और ऐसे ही चलेगा। मुझे तो कोई मुस्तकबिल में हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे। अब आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, आपने फिटनेस का क्राइटेरिया जो है वो आपने स्किल के ऊपर ले दिए। अब अगर आप फिटनेस के जो टेस्ट हैं अगर आप वो फेल करते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहा है, ग्रेड 2 लेवल पे हो रहा है, भाई यहाँ तो खेलने दो ना। पाकिस्तान लेवल पे अगर बंदा आए तो उसकी फिटनेस चेक करो, फिटनेस उतनी चेक होनी चाहिए कि वो खेल सके। अब हो ये रहा है कि स्किल बेस्ड लड़का, आपने 4 टेस्ट रख दिए, 2 टेस्ट उसने पास कर लिए, जंप वाला वो थोड़ी गलती से रह गया, रनर 3 रह गए, आपने उसे बाहर कर दिया। सो हमारा जो प्रॉब्लम है ना, हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं। तो वो और साथ साथ आपको नहीं लगता कि फवाद भाई हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब मीडिया प्रेशर बिल्ड करता है, किसी एक प्लेयर की बात करता है, उसको टीम में शामिल कर लिया जाता है। चूंकि उसको प्रेशर की वजह से शामिल किया जाता है, वो प्लेयर अपने आप भी वो प्रेशर ले रहा होता है, वो परफॉर्म नहीं करता, वो बारे में से हवा निकल जाती है, फिर किसी और प्लेयर का प्रेशर बिल्ड होता है, फिर उसको शामिल कर लिया। ये हमारा सिलेक्शन का तरीकाकार है। हम सिलेक्शन टेक्निकली करते ही नहीं है क्योंकि हमारी एक तो स्टडी भी नहीं है, और हम सिर्फ जवाब देने के लिए, यानी कि हमारे ऊपर तनकीद ना हो, सिर्फ इसलिए सिलेक्शन करते हैं। दैट इज वन ऑफ द रीजंस हम हमेशा स्क्वाड गलत पिक करते हैं। सादिया, बदकिस्मती ये कि हम जिस डोमेस्टिक क्रिकेट पर सिलेक्शन करते हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट पूरी दुनिया से पीछे जा चुकी है। जी। आप जिसको भी ला रहे हैं, जिसको भी कर रहे हैं, वो चल ही नहीं रहा जब ऊपर की क्रिकेट में जा रहा है। प्रॉब्लम तो ये है। और मीडिया की भी जहां तक बात है, मीडिया भी हम ये बात नहीं कर रहे कि भाई खोखले स्ट्रक्चर पे इमारत कितनी खूबसूरत बना दोगे, कोई फायदा नहीं है। आपका स्ट्रक्चर साल से खराब तर होता जा रहा है। आप ये मानने को तैयार नहीं है। अब 90 नंबर की टीम है, फिर एक PSL आ जाता है, सारी चीजें खत्म हो जाती है। इत्तेफाक की बात है कि ये सीरीज आ गई, अब ऑस्ट्रेलिया आ गई, फिर इंग्लैंड, फिर वेस्ट इंडीज, तो अब आप फंसेंगे। लेकिन फिर उसके बाद कोई ना कोई अपनी आपकी, तो अब क्रिकेट तो चलती रहेगी। 32 मुल्कों को सुनने में आ रहा है कि उन्हें वनडे का स्टेटस दे दिया जाएगा, तो आपके और लड़के भागेंगे। आपके कितने लड़के भागे? आप अभी हसन खान को देख रहे थे, पाकिस्तान अंडर-19 का कप्तान था, वो छोड़ के चला गया। कितने सारे लोग गए, क्योंकि सिस्टम में आप किसी के अगर हाथ आपके सर पर नहीं है, आप एक प्रॉपर क्रिकेटर है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपका सिस्टम किसी तरह की भी सिलेक्शन नीचे लेवल पे होती नहीं है उस तरह से। सही है। तो अब यही ड्रॉबैक है। अब आप करते हैं, जब तक आप सिस्टम बैठ के नहीं सोचेंगे, सबसे पहले तो ये समझ लें कि आप आखिरी नंबर की टीम हो गए। आपने बेहतर होना, बेहतर होने के लिए टाइम लगेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। आप शॉर्टकट ढूंढते हैं, एक बॉल वाले निकाल के ले आते हैं, वो छक्के मारता ले आते हैं। ऊपर की क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में बचत नहीं है बचत। मैं सिर्फ फवाद भाई जाते जाते ये देख रहा था कि ऐसे कौन सी मेजर रीजंस हैं जिस वजह से एक टेस्ट मैच कैंसिल हो सकता है। उसमें तो एक एडवर्स वेदर है, तो बारिश तो आज नहीं होगी सिलेट में। एक है अनफिट और डेंजरस पिचेस, वो सबाइना पार्क वेस्ट इंडीज़ वाली पिच भी ठीक लग रही है, डेंजरस हमारे बैट्समैन के लिए। खैर, कोई सिक्योरिटी थ्रेट वगैरह हो गया, कोई हेल्थ आउटब्रेक हो गया जैसे इंडियन कैंप में हो गया था कोविड 2021 में इंग्लैंड के टेस्ट मैच से, कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो जाए, पुअर एयर क्वालिटी हो जाए। मुझे एयर क्वालिटी भी बेहतर लग रही है। प्लेयर रिफ्यूजल आखिरी ये रह गया है, प्लेयर रिफ्यूजल। हमारे प्लेयर कहेंगे भाई आप हाँ सीरीज तो हार गए ना, कुछ भी हो सीरीज आप हार गए हैं, खत्म बात। अगर मैच खत्म भी हो जाए, सीरीज तो नहीं जीते ना। अब आप तसव्वुर करें कि बांग्लादेश 2-0 आपको घर पे मार रहा है और उससे पहले आपके घर पे मार के आया है, तो बस यहीं पे बात खत्म हो गई। जिसको लाना है ले आए, जो कर लें, बड़ा लंबा टाइम लगेगा। अफसोस इस बात की है। बस जी, इस लंबे टाइम का हमें इंतजार है। बहुत शुक्रिया फवाद भाई। हम फिगर आउट ये करना चाह रहे हैं आपके वक्त के लिए, फिगर आउट ये करना शुरू करें कितना लंबा इंतजार है। वेल, इस पर जरा डिसाइड होगा आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। हम दुनिया बहुत आगे तरक्की कर चुकी है, लेकिन हमारे जो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसमें अभी तक कुछ रसूमात इतनी भयानक हैं कि जिसकी भेंट सिर्फ कुछ ख़ानदान नहीं चढ़ते। हमने देखा जैकबाबाद में तो पूरा का पूरा गांव उसकी भीड़ चढ़ा है। पसंद की शादी थी एक मामला ये, इसने इतना खौफनाक रुख इख्तियार किया कि कोर्ट मैरिज करने पर पूरे गांव को आग लगा दी गई। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक 400 से ज़ायद मुसल्लह अफराद ने हमला किया, 150 से ज़ायद घरों को नजर आतिश कर दिया। मुतासरा ख़ानदान अब खुले आसमान तले आ चुका है। सादिया, पसंद की शादी करने वाली लड़की जो थी, बताया जा रहा है कि वो बालिग भी थी और अपनी मर्ज़ी से उसने शादी की थी, और जो नौजवान था उसने जान के तहफ़्फ़ुज़ की अपील भी हुकूमत से कर रखी थी। पुलिस ये बता रही है कि शादी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुश्तइल अफराद ने गांव पर धावा बोला, और इस वाक़े के बाद मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। चंद मुल्ज़िमान हैं, उनको गिरफ़्तार भी किया गया है।
मुकम्मल तौर पर कहानी क्या है, किस तरह से ये वाक़या पेश आया, और क्या सोशल मीडिया पर कोई ऐसी खबर फैल जाने के बाद फौरी तौर पर कोई एक्शन हो सकता था, क्या इस गांव को जलने से बचाया जा सकता था, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ तर्जुमान सिंध हुकूमत मौजूद हैं। सुखदेव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सुखदेव साहब, भयानक वाक़या है ये, और कौन ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि पसंद की शादी के ऊपर पूरे के पूरे गांव यानी 100 से ज़ायद आप घर जला देंगे। बात यह है, ऑब्वियसली इसका केस टेकअप किया जाएगा एंड विल आस्क कि ठीक है इस केस में क्या पेशरफ्त आएगी, किस तरह से मुल्ज़िमान तक पहुंचा जाएगा। लेकिन उससे पहले माशरे की एक सोच है जहां पर तैश में आके पूरे का पूरा गांव जला दिया जाता है, इसका क्या करना है? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं थोड़ी वजाहत करता चलूँ, करेक्शन करता चलूँ। आपने कहा 150 गाँव हैं, 400 अफराद हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम थोड़ा इसमें फैक्ट सही से बात करें, अराउंड 50 घर थे और जो लोग थे तकरीबन 32 से 35 लोग थे। शुरू वाक़या यहाँ से हुआ कि एक चन्ना ट्राइब है, एक बोरोडो ट्राइब है। चन्ना ट्राइब की जो लड़की है वो एक सरदारी घराने से वो घर से निकली, वो उसने जाके कोर्ट में फ्री विल मैरिज की। जब तक उसकी फ्री विल मैरिज सोशल मीडिया पे आई, उससे पहले उसकी फैमिली ने पुलिस में जाके 365 बी की किडनैपिंग की एफआईआर कटवाई। पुलिस ने एफआईआर काटी। जैसे ही उसकी सोशल मीडिया पे वीडियो आई कि मैंने फ्री विल मैरिज की, तो वहाँ पे ट्राइबल इशू हो गया, चना बरादरी तो बोरोडो बरादरी में। यहाँ पे पावर डायनामिक्स एट प्ले होते हैं कि एक बरादरी समझती है कि हम दूसरी बरादरी से ज्यादा पावरफुल है। उस तहश में आके इस मामले को, शादी को हफ्ते ज्यादा गुजर गया, वीडियो सरफेस हुई। उसके बाद कोई 35 लोग थे वहां पे जो उनके गाँव गए, जिन्होंने घर जलाए। घर जो जलाए तकरीबन 45 और 50 के बीच में घर तकरीबन थे। वहां पे पुलिस फौरी पहुंची, वहां पे लोगों को अरेस्ट किया ऑन द स्पॉट। 2 लोग अरेस्ट हुए, 3 लोग बाद में अरेस्ट हुए, एक बंदा कल अरेस्ट हुआ। 6 अभी एज ऑफ नाउ, मेरी जो कंफर्मेशन मुझे मिली है एसएसपी से, 6 अभी अरेस्ट हुए, जो 12 नामजद लोग थे, जिनको एटीए एंटी टेररिज्म क्लॉजेस के तहत जो है अरेस्ट किया गया। और 20 लोग अननेम्ड हैं जिनको अभी एट लार्ज हैं, जिनके खिलाफ रेड्स हो रही है। पहली बात, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे, जहाँ पे जिन लोगों के घर जल गए हैं, उनको फॉर नाउ टेम्पररी रिलीफ के लिए हम 2 तरह के रिलीफ दे रहे हैं, परमानेंट प्लस टेम्पररी। सिक्योरिटी तो वहां पर हमने उनको दे दी है, हमने उनको टेंट्स दिए हैं, राशन दिए हैं, सैनिटरी किट्स हो गई और मच्छरदानियां हो गई, ये सब दी। साथ साथ हमने एक सर्वे करवाया है कि जो चीजें जल गई हैं। मैं आपको बहुत रिस्पेक्टफुली अगर आप मुझे अलाउ करें, एक तो मेरे पास 5 वेबसाइट्स खुली हुई हैं, फ्रॉम गल्फ न्यूज़ टू ऑल द पाकिस्तानी आउटलेट्स, वो सब 100 रिपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैं कहता हूँ कि 100, आपने क्लेरिफाई किया कि 50 घराने, 100 के 50 के एक घर जलाया जाना तो बिल्कुल भी मतलब ठीक नहीं ना, कंडेमेबल। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ है कि आप बिल्कुल ये कह रहे हैं कि हमने इनको प्रोवाइड किया, सारी चीज़ें की, ओके। ये 50 घर जब जले होंगे, ये आन की आन में तो नहीं जले होंगे, यूं ऐसे कोई गैस का स्टोव नहीं था जिसमें आपने माचिस लगाई और ये फरा करके बिल्कुल जल गया। 50 घरों को भी आग लगाने में वक्त लगा होगा। तो पुलिस, वहाँ के इदारे इतने देर तक क्या करते रहे, क्यों नहीं आए? एक तो चीज़ ये, दूसरा ये क्योंकि ये सरदारी लड़की थी, क्या असर और रसूख की वजह से पुलिस ने लहतो लाल से काम किया? दूसरा, और तीसरा, सोशल मीडिया पे आने के बाद हुकूमत ने फिर इस पे एक्शन लिया या उससे पहले एक्शन ले चुके थे? मैं तीनों का जवाब देता हूँ। पुलिस लेट क्यों पहुंची? ये दूर दराज रूरल इलाके हैं, शहर के बीच के इलाके नहीं। कोई भी इंसिडेंट होता है 10, 15, 20 मिनट लगते हैं कि वो ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन हो। पुलिस वहां पे पहुंची, यही वजह है कि देयर इज नो कैजुअलिटी, देयर इज नो इंजरी। पुलिस वहां पे पहुंची, सिचुएशन अंडर कंट्रोल हुई। आप अंदाजा लगाएं, 50 घर और नो कैजुअलिटी, नो इंजरी। अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज अवर अचीवमेंट कि हमने वहां पे सेफ्टी प्रोवाइड की, नंबर 1। नंबर 2, देखें बर्बरियत है हमारे माशरे में। हम शायद भी करें, अपने गरेबान में ना देखें, हम कहें कि नहीं ऐसी चीजें नहीं होती। ये ट्राइबल इश्यूज हैं, सिंध में भी हैं, बलूचिस्तान में भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी हैं, काफी हद तक पंजाब में बेहतरी आ गई है, पर पंजाब में भी हैं। ये हमारे माशरे की अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। तीसरी बात आपने कही, घर ऐसे जल नहीं जाते, घर वहां पे जले थे। फ्लेमेबल चीजें होती हैं, गैस सिलेंडर्स होते हैं, इसकी इंक्वायरी चल भी रही है। और मेन पॉइंट, आप जो कि आपके सामने 5 वेबसाइट्स खुली हुई हैं, कहाँ पे 100 नंबर आ रहा है। देखिए मीडिया का, आई एम बीइंग अ स्पोक्स पर्सन, आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, मैं आपको कंफर्म रिपोर्ट्स दे रहा हूँ। डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन, आपको पता है आजकल कितना बड़ा इशू है थ्रू आउट सोशल मीडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। इसीलिए इट्स बेटर, आप जैसे रिस्पॉन्सिबल जो चैनल्स हैं, जो नेशनल टेलीविजन पे ऑडियंस आपको सारी देख रही होती, तो हम एक एक्यूरेट रिपोर्टिंग करें। जो एक्यूरेट रिपोर्टिंग जो हमारी गवर्नमेंट की ऑन बिहाफ ऑफ सिंध गवर्नमेंट, आई एम स्टेटिंग द
जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले अगेन रिकन्फर्म किया डिप्टी कमिश्नर जैकब बात से, आपके शो से थोड़ी देर पहले, कि आया कोई और भी चीज हुई है, कोई और घर गिरा है, क्योंकि कुछ आग लगी है तो कुछ घर कच्चे थे, तो वो हो सकता है कि अगर बाद में भी Okay. गिरा हो, तो ऐसी ठीक। कोई बात नहीं है। दे आर अराउंड 50, और हमने इनके कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे भी करा है कि उसके अंदर जो चीजें उनकी जली हैं, जिसमें ज्वेलरी क्लेम हो रही है, फर्नीचर और ये सब चीजें क्लेम हो रही हैं, तो उसके लिए भी कंपनसेट करने के लिए हमने कॉम्प्रिहेंसिव उनका करवाया सर्वे कि वो सीएम साहब उनको ग्रांट अप्रूव करेंगे आफ्टर गोइंग थ्रू दैट सर्वे। ठीक। हम इस चीज पे कर रहे हैं, बट इशू है हमारी सोसाइटी का, ये ट्राइबल इश्यूज हैं, वी शुडंट शाई अवे फ्रॉम इट। हम इस पे जितना बात करेंगे, अवाम में अवेयरनेस फैलेगी। हमारे अर्बन Right. एरियाज में जो लोग बबल्स में बैठे हुए हैं, वो शायद अक्सर जो रूरल एरियाज में इश्यूज हो रहे होते हैं उनको नहीं सही तरीके से हाईलाइट कर पाते। बट सन गवर्नमेंट का रोल प्रोएक्टिव था। आपने कहा सन गवर्नमेंट ने डे 1 पे कार्रवाई की सुखदेव साहब, या इट नहीं इज की? डिसअपॉइंटिंग व्हेन यू से कि उसको उस तरह से नहीं हाईलाइट कर पाते। हाईलाइट कर रहे हैं तो इस पर हम बात कर रहे हैं ऑब्वियसली, बट ऑब्वियसली आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू एंड वी रिस्पेक्ट दैट। लेट मी एड्रेस वन थिंग। इफ यू अलाउ मी, आप कंटिन्यू कीजिएगा। इस लड़के ने पहले से क्या अपील दायर की हुई थी अपनी सिक्योरिटी की? अगर ऐसा था तो क्या इसकी फैमिली की प्रोटेक्शन मेक श्योर की गई थी जब उसने अपील पहले से दायर की थी कोर्ट मैरिज के लिए? इसका अगर आप जवाब दे दें, एंड देन इफ यू वांट टू आंसर व्हाट आई सेड कि ये डिसअपॉइंटिंग है टू रेज अ क्वेश्चन एवरी टाइम ऑन मीडिया कि मीडिया इसके ऊपर बात नहीं करता, मीडिया इस पर बात नहीं करता। जब मीडिया बात करता है मैंने उसको ऐसा जवाब नहीं कब बोला। मिलता है? ओके, मेरे Please कहने का continue. मकसद था कि हम जब इसको हाईलाइट करते हैं तो हमारा जो अप्रोच होती है वो रिएक्शनरी होती है। अभी जैसे वाकया हुआ है, हम बात कर रहे हैं, हम 3 दिन बात करेंगे, 4 दिन बात करें, 5 दिन बाद डिस्कशन शिफ्ट हो जाएगी। हम जो हमारी सोशल फॉल्ट लाइंस हैं, जो माशरत की हकीकतें हैं, उनको जब तक डेली बेसिस पे हम नहीं करेंगे, 4-5, ये हमारा रिएक्शनरी एक्टिविज्म है। ओके, ये हमारा विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरा पर्सपेक्टिव है इस पे। मुझे नहीं याद पड़ता कि पिछले महीने में कोई 25 टीवी शोज ट्राइबल इश्यूज पे, फ्री विल मैरिज पे, कारोकारी पे हुआ। अभी 4-5 केसेस एकदम से सामने आए तो नेचुरली रिएक्शनरी एक्टिविज्म हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, पुलिस पहले दिन से कार्रवाई कर रही थी। जब लड़की की फैमिली ने पहले पुलिस को अप्रोच किया, हमने उनकी एफआईआर काटी। लड़की की पुलिस ने क्लेम किया कि लड़की किडनैप हो गई है। हमने 365B पाकिस्तान पिनल कोड का उसके थ्रू लॉन्च की। उसके बाद लड़की ने हैदराबाद हाई कोर्ट में जाके वहां पे फ्री विल मैरिज की, जहां के बाद ये सारा मामला एस्केलेट हुआ। उससे पहले कोई पिटीशन, कोई दरख्वास्त, कोई सिक्योरिटी की चीज नहीं थी। एट द मोमेंट द कपल इज इन कस्टडी, सेफ कस्टडी, और पुलिस इसको इंश्योर करी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह सो फार इतने बड़े वाकये में भी देयर हैज बीन नो इंजरी और कैजुअलिटी। ओके, अच्छा हेमदानी साहब, एक चीज़, अब इसमें अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 400 आर्म्ड मैन थे जिन्होंने हल्ला बोला, और अभी जो सस्पेक्ट्स हैं इस केस में वो हैं 32। उनके नाम भी सामने आए हुए हैं, और वो मीरपुर बुरेरो पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर दर्ज है। उसकी क्या अब तक इन्वेस्टिगेशन हुई है? केस कहाँ तक पहुंचा है, अगर आप हमें बता सकें। 400 लोग नहीं थे, लगभग 35 और 40 के बीच में थे, और सबके नाम नहीं है। 12 नेम्ड लोग हैं और 22 अननेम्ड लोग हैं। जो 22 अननेम्ड, 12 नेम्ड। 12 नेम में से 2 लोग सेम डे पे अरेस्ट हुए थे, 3 लोग परसों अरेस्ट हुए थे, 5, एक बंदा कल अरेस्ट हुआ था, 6 आज अरेस्ट हुए हैं। जो नेम्ड पर्सन्स थे, नेम्ड इंडिविजुअल्स, 12 के 12 थे अरेस्टेड। अननेम्ड जो हैं, काफियों ने प्री अरेस्ट बेल करवाई हुई है, काफियों के खिलाफ रेड्स भी चल रही हैं। ओके, लास्ट थिंग बिफोर वी गो टू ब्रेक, क्या कर रही है सिंध हुकूमत? मीडिया हैज रेज द पॉइंट, क्या कर रही है सिंध हुकूमत इन ट्राइबल एरियाज में इस तरह के वाकयात को कम करने के लिए? 30 सेकंड सर प्लीज। वुमेन एम्पावरमेंट, जैसे आप अभी देख रहे हैं, औरतों के हवाले से हकूक, एजुकेशन, उसके साथ सोशल अवेयरनेस एंड एडीआर, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फोरम्स हम ला रहे हैं कि इस तरह के ट्राइबल क्लैशेस, क्योंकि ये फ्री विल का इशू नहीं था, एक ट्राइबल क्लैश था, ताकि हम अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स ला रहे हैं कि ट्राइबल क्लैशेस को मेडिएट करके हल किया जाए, डी एस्केलेट किया जाए। बहुत शुक्रिया सुखदेव असरदास हेमदानी साहब, तर्जुमान सिंध हुकूमत हमारे साथ मौजूद, और इस मामले पे गुफ्तगू कर रहे थे। तो क्यों ना इतने सारे इक़दाम के साथ एक इक़दाम और किया जाए। इन दूर दराज के इलाकों में तालीम फैलाई जाए, यहाँ के स्कूल्स बेहतर बनाए जाएँ, ताकि ग्रास रूट लेवल से बच्चे इस ज़ात पात बरादरी की जो जंग है उससे निकल सकें। एक ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिए। चलिए। दैट पार्ट ऑफ द शो, गैर रत्मी गैर सरकारी नताइज तो हम आपको दिखाएंगे ही, जो पूरे मुल्क में इस वक्त ईद उल अज़हा की गहमा गहमी है, और बच्चे, बड़े, मर्द हजरात, ख़वातीन, लड़कियां, सब के सब बड़े एक्साइटेड हैं अपने अपने जानवरों को लेके। बहुत सौ के आ गए, बहुत सौ के नहीं आए।
और इस्लामाबाद का हम ज़रा रुख कर लेते हैं पहले। जो मवेशी मंडी हैं, अब ऐसे में सादिया होता यह है कि कराची की हद तक तो ऐसा होता था कि कराची में बहुत सारे लोग जो हैं वो जिस तरह मौसमी कसाई नहीं होते उस तरह मौसमी व्यापार भी होते हैं, तो वो ला के जनाब इंटीरियर सिंध से तो इधर बेच रहे होते हैं। लेकिन ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कुछ कराची की तलबा हैं वो इस्लामाबाद पहुँच गए। मतलब ये जर्नी मुझे तो समझ में नहीं आई। आई डोंट नो। पूछ लेते ना, व्हाट डू यू थिंक, माइंदा खसूसी सलमान अमान से पूछते हैं कि ये जर्नी उन्होंने क्यों तय की, व्हाट वाज देयर इन देयर माइंड। सलमान, ओवर टू यू। कराची वालों ने स्टूडेंट बिरयानी तो बहुत सुनी होगी और खाई भी होगी, लेकिन यहाँ पर इस्लामाबाद में मैं ज़िया मस्जिद के पास जो एक बकरा मंडी या मवेशी मंडी कायम की गई है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और मेरे अकब में जो बकरे देख रहे हैं वो तो स्टूडेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो इन बकरों को यहाँ पर लेकर आए हैं वो दोनों मालिकान, वो दोनों नौजवान ज़रूर स्टूडेंट है। और बड़ी ज़बरदस्त या मुनफरिद सी चीज़ मुझे दिखाई दी और मैंने सोचा कि व्यूअर्स के साथ भी इसको शेयर किया जाए कि यहाँ पर जो व्यापारी हैं, दो नौजवान व्यापारी हैं, ये दोनों स्टूडेंट हैं, ये इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और अपने साथ जो है ये इन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर बकरे या जानवर मंगवाए हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइएगा। तैयब। और आपका नाम? मोहम्मद सुभान। अच्छा जी, तैयब और सुभान हमारे साथ मौजूद हैं। ये दोनों हमें बताया गया था, बल्कि मैंने इनसे पूछा भी था, ये दोनों स्टूडेंट हैं, तो इनसे जानते हैं कि कहाँ पढ़ते हैं। और यहाँ पर जो एक पहली दफ़ा मैंने तो देखा है कि स्टूडेंट या यूनिवर्सिटी के दो नौजवान जो हैं वो इस तरह से व्यापारियों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। आइडिया कहाँ से आया? आइडिया बस जी शौक़ था हमें भी, और साथ सुन्नत रसूल है, दोनों हमने फॉलो करने की कोशिश की। बाकी हम स्टूडेंट हैं 8th सेमेस्टर के, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हम पढ़ रहे हैं कैपिटल यूनिवर्सिटी में। तो अगर हम भी यंग यूथ भी हमारी डिग्री करने के बाद ये सोच ले के चले कि उन्होंने नौकरी करनी है, जॉब करनी है, तो मेरा ख्याल है कोई यूथ में कोई जज्बा नहीं है। जो बिज़नेस है वो उसमें फ़ायदा भी है, और अगर यंग यूथ हमारी बिज़नेस की तरफ जाए तो वो मज़ीद कोई जॉब के मौके औरों के लिए प्रोवाइड करेगी। आप बताइएगा कि जो बकरे हैं वो आप कहाँ से लेकर आए हैं, कितने बकरे लेकर आए हैं और अब तक का रिस्पॉन्स कैसा है? देखिए जी, बकरे तो हम काफ़ी इलाकों से लेके आए हैं। ये जो यहाँ पे खड़े हैं डीजी खान से हमने सोर्स किए हैं सारे बकरे, और ये तकरीबन हम जो हैं 55 लेके आए थे, और यहाँ पे जो खड़े हैं वो ऑलमोस्ट 20 बकरे हैं, और बकाया जो बकरे हैं वो हमारे एक दूसरी मंडी के अंदर खड़े। तो अब तक का रिस्पॉन्स कैसा है और यहाँ पर इंतजामात कैसे हैं? इंतज़ामात फ़िलहाल ठीक हैं, कोई बहुत अच्छे भी नहीं है मगर बुरे भी नहीं है, बहुत अच्छे नॉर्मल इंतज़ामात हैं। और जो रिस्पॉन्स है? रिस्पांस भी ठीक है। फ़िलहाल अभी काफ़ी दिन पड़े हैं ईद के अंदर, तो लोगों का जो रिस्पांस है वो इतना कोई वो पॉजिटिव नहीं है फ़िलहाल, बट आगे जाके जैसे जैसे ईद करीब आएगी तो बेहतरी देख रहे हैं हम। व्यूअर्स, आपने देखा कि दोनों नौजवान जो हैं, बड़ी ज़बरदस्त और बहुत अच्छी बात है कि ये यहाँ पर अपना एक बिज़नेस माइंड के साथ आए हैं, और उनका मकसद ये है कि एक तो ईद का मौका है, क़ुरबानी का जज्बा भी है इनके पास, और ये एक बिज़नेस ओरिएंटेड, जैसे कि मैंने कहा कि माइंडसेट के साथ आए हैं। यहाँ से डेफिनेटली ये बहुत सा एक्सपीरियंस भी गेन करेंगे। तो स्टूडेंट बिरयानी ना सही, यहाँ पर स्टूडेंट व्यापारी ज़रूर हमारे साथ मौजूद थे, और आपने देखा कि उनका जो तजर्बा या एक्सपीरियंस है, तवक्को यही है कि फ्यूचर में, लाइफ में जब वो अमली मैदान में जाएंगे तो उनके काम आएगा। ठीक है सलमान, बहुत शुक्रिया इसकी डिटेल्स देने के लिए। खैर फैसल, आई बिलीव कि पिछले कुछ सालों में ये रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ा है कि लोग जो है वो जानवर ख़रीदते हैं और फिर छोटे से ही उसको पालना शुरू करते हैं। पहले मखसूस लोग थे जिनको ऐसा लगता था दे कैन टेक केयर। नाउ जैसे ये नौजवान थे, इसके अलावा और बहुत सारे लोग जिनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि वो जानवर रख सकते हैं, पाल सकते हैं, या बिकॉज इसके लिए भी एक ट्रेनिंग चाहिए ना, टू टेक केयर ऑफ द एनिमल। उसकी हेल्थ है और बहुत सारी, जिस पर हम आगे चलकर बात भी करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें भी देखनी होती है। तो लेकिन खैर बिजनेस माइंडेड होना अच्छी बात है, एज लॉन्ग एज यू टेक केयर। बकरे का तो कारोबार बहुत अच्छा है, इस पे कभी आप अलग से मैं बताऊंगा आपको। खैर ये भी मुझे लग रहा है ये करते हैं, अलग से बताएंगे आपको। लेकिन देखिए, एक बार फिर अब ज़रा हम बात करते हैं उन गैर हतमी, गैर सरकारी नताइज की जो हम आपको दिखाते रहते हैं, ठीक है ना। हम क्या बताएं आपको, आप खुद ही देखिए ये कि हम जो एडवोकेट कर रहे होते हैं ना यहाँ पे बैठ के कि अपने जानवरों का ख्याल रखें, खुदा का वास्ता ख्याल रखें, उनको मतलब कि मवेशी आप किसी अच्छी कॉज के लिए लेकर आए हैं, शोबाजी के लिए नहीं लेकर आए। नाउ आई एम गेटिंग वेरी स्ट्रेट, देयर यू गो। ये आपके सामने है, ये कुछ लोग निकले थे जानवर चलाने के लिए। अगर हम इसको दोबारा शुरू से देखेंगे ना तो ये निकले चलाने के लिए, अब जानवर चुपचाप चल रहा है।
चुपचाप चल रहा है तो उसको चुपचाप चलने दें, नहीं, उनको एक मस्ती है कि आइए जानवर को भागे देखते हैं, जानवर भागेगा, छन छन होगी, मोहल्ले में वाह होगी, अरे वाह भाई अकबर और भाई ये जो कितना हुआ है बड़ा ना, बैल यहाँ ले पर आए हैं। वो जो बाइक लेकर बैल चला गया है, अच्छा फिर उसको दोबारा उसने हटाने की कोशिश की, नहीं, अलग नहीं, की है, नहीं, पहले नहीं, तो उसके नहीं, साथ वेट ये अटैच देखिए, था, वो अच्छा एक सादिया, जगह ये रुक गया था, यहाँ से लेकिन स्टार्ट नहीं। हो रही है। जी बिल्कुल, अब ये अच्छा एक ये है, अब आप ये देखें, ये आराम से लेके निकले ना, अब उसको आके चलो यार भागे देखते हैं, वो जो भागी है और फिर उसके साथ बाकी भी भागे हैं, लेकिन गाय तो नहीं है, आप तो कितने ही तेज भाग लेंगे। और मेरे अगली अच्छा इसकी रस्सी में बाइक अड़ गई थी। जी अब आप सोचे वो बाइक घसीट के ले गई है यार, तो इंसान तो क्या ही होगा उसके आगे, नहीं समझते हम जनाब, नहीं समझते। और मेरे ख्याल में हमें ये भी समझना चाहिए कि भाई जानवर वो हैं, आप इंसान हैं, आपके पास ज्यादा अकल है, उसको इस्तेमाल करें, अनयूज्ड नहीं लेकर जाना कहीं भी, उसको इस्तेमाल करेंगे, जितना इस्तेमाल करेंगे अकल उतनी बढ़ती है, बस एक छोटा सा रिमाइंडर है जी। तो और ये अच्छा बहुत से लोग ये करते हैं अब रात के अंधेरे में, सादिया अब ये कराची के लोग तो है नहीं जो रात भर जागे, जानवर है, इनका एक नेचुरल पैटर्न है, इनके जागने का, इनके सोने का, इनके आराम का, इनके खाने का, इनके पीने का, तो उस नेचुरल उसको आप तबाह कर रहे हैं, रात के अंधेरे में उसको आप लेके निकल रहे हैं, चकाचौंध में वो उसके दिमाग पे कैसे असर कर रहा है, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, किस जानवर को कितना चलाना फिराना होता है। अभी आपका पालतू टॉमी तो है नहीं जिसको रोज़ाना की रात की वॉक चाहिए, तो आपने मतलब गाय बकरों को टॉमी बना दिया है आपके, आए जनाब घुमा के इधर लेके जाते हैं, घुमा के उधर लेके जाते हैं। व्हाट आई फील, पिछले साल भी हम यही बात कर रहे थे कि खुदा ना खास्ता कोई हादसा ना हो, बार भी हम ये बात कर रहे हैं खुदा ना खास्ता कोई हादसा ना हो। जी वाज जस्ट वॉचिंग वन वीडियो जिसमें वो बच्चे को उठा के उसने फेंका, हम वो आगे चलाएंगे भी, एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, फौरन से हाजिर होते हैं, इसी पे बात करेंगे। स्टे विद अस। ईद उल अज़हा, जानवर और उनसे ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं। प्रोफेसर ऑफ सर्जरी डॉक्टर सलीम कैसर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, हमने देखा इस बार इतनी गर्मी कराची में, कुछ जानवर जो लाए लोग कुर्बानी के लिए मर भी गए वो, इसके अलावा और कोई जो बीमारी जो आ जाती हैं तो कैसे उनसे डील करना चाहिए, कितनी ख़तरनाक बात है ये, ख़ासतौर पर गर्मी इन जानवरों के लिए? सर, इसमें सबसे पहले तो ये है कि जैसे हॉट वेदर है, बहुत हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर है, इसमें सबसे पहले तो उनके आपने पानी का ख्याल रखना है, सायादार जगह में रखें, और जो इनकी बैक्टीरियल और वायरल डिजीजेज हैं जैसे FMD जिसे फुट एंड माउथ डिजीज कहते हैं, और एक लंपी स्किन डिजीज है, उसका जरा आपको ख्याल रखना पड़ेगा ताकि वो एक एनिमल से दूसरे को ना ट्रांसफर हो सके। अच्छा, इनके पानी का ख्याल रखें, उनको प्रॉपर पानी दिया जाए, हो सके तो एयर कूलर लगा दें ताकि ये जितने भी हॉट टेम्परेचर में, हॉट वेदर में ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं, इनकी इम्यूनिटी का इशू आता है, उससे फिर ये बहुत बेहतर हो जाएंगे। सही। FMD के से बचने के लिए क्या किया जा सकता है जब जानवरों को सख्त ज़मीन की तरफ लेकर आते हैं, कच्ची ज़मीन से खास करके? जी, इसमें भी फिर यही आता है कि ट्रांसपोर्टेशन में इनका ख्याल रखा जाए। जैसे एक एनिमल को अगर FMD है, फुट एंड माउथ डिजीज है, उसको दूसरों से अलहदा कर दिया जाए और उसका फौरन से एक अच्छे एंटीबायोटिक से उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए, और उनके मुंह को और उनके पाँव को ये जो पिंकी है, नीली दवाई जिसको बोलते हैं, या कोई अच्छा एंटीबायोटिक सोल्यूशन है, उसमें उनको डिप करके तो उनसे बचा जा सकता है। और उनकी एक तो तदबीर ये भी है कि इन जानवरों को सबसे पहले बाकी जानवरों से अलग किया जाए ताकि वो उनमें फैले ना, ऐसे ही सर? जी बिल्कुल ऐसे ही, उनको उनसे फौरन से सेपरेट कर दिया जाए, आइसोलेट कर दिया जाए ताकि वो उनके साथ इंटरेक्ट ना कर सके। और आइडेंटिफाई कैसे होगा डॉक्टर साहब कि ये बीमारी है ना? हेलो जी डॉक्टर साहब, आइडेंटिफाई कैसे होता है FMD? उसमें मैडम एनिमल खाना नहीं खाता, खाना नहीं खाएगा, उसके मुंह से ड्रूलिंग या सैलिवेशन होगी, अगर आप उसका मुंह खोल के देखेंगे तो उसके ब्लिस्टर्स या छाले बने होंगे, और पाँव वो जमीन पे नहीं लगाएगा, पाँव जमीन पे उठा लेगा क्योंकि उसके पाँव में दर्द होती है। जो इंटरडिजिटल स्पेस होती है ना पाँव के दरमियान, दो पोर्शन के दरमियान में, वो बिल्कुल वहाँ पे इन्फेक्शन होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए, बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी थी, इस टॉपिक को यहाँ एंड करना पड़ेगा, लेकिन चूंकि ईद की आमद है, इस पर बात होती रहेगी। शो का वक्त हो गया खत्म, मुलाकात होगी आपसे कल, दीजिए इजाजत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।